एक नया कोर्स, इस कोर्स को जो पढ़ाने वाले हैं वो मैं जरूर बताना चाहता हूं उसको, वो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं। बीजेएमसी के इस खास सब्जेक्ट को लेकर के हमारा एक ये डिस्कशन, आपका जो इस तरह की विधा को पढ़ना चाहते हैं, इस तरह के प्रोग्राम कोर्स को पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये फ्रूटफुल होगा। मतलब मैं तो बहुत खुला बोलता हूँ कि भाई हमारे पास जॉब्स ज़्यादा हैं, स्टूडेंट्स कम हैं। अच्छा, अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पर है? देखिए, आप मैगजीन में काम कर सकते हैं, न्यूज़पेपर, न्यूज़ एजेंसीज, फोटो एजेंसीज, रिसर्च जर्नल, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस। जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन जो पढ़ रहे थे या कर रहे थे उसमें कोई समस्या है? विधा नया सब्जेक्ट, नए प्रोग्राम पर डिस्कशन करने वाले हैं, और वो प्रोग्राम है BJMC, बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। मेरे साथ मनीष सहरावत, हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एंड लीड कर रहे हैं एजुकेशन के इस डिपार्टमेंट को, फोटोग्राफी, फिल्म मेकिंग और अब BJMC, इसको लेकर के आज की ये हमारी डिस्कशन होगी। वेलकम मनीष। एक अच्छे स्टेटस को एंजॉय कर रहे हैं, तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी है कि हम BJMC जैसा सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं? देखिए, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन समाज शास्त्र का हिस्सा है। एकेडमिक्स में जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, सोशोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी, यहाँ से ही निकला एक रिसर्च का एक एकेडमिक पार्ट है, डिसिप्लिनरी है। जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन शुरू क्यों करना चाहिए और जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन को कैसे चलाना चाहिए आगे, या जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन की ज़रूरत है भी या नहीं है, पहले ये भी कुछ सवाल हैं जो हमेशा हमें अपने आप से सेल्फ रेट्रोस्पेक्ट करके करने चाहिए। जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन इंडिया में काफ़ी पहले से चल रहा है। ये कोर्स ऐसा नहीं कि कोई नया कोर्स है। कंपेयर टू एक्सपेरिमेंटल आर्ट, या आप फोटोग्राफी को डिज़ाइन की तरफ ले जाएं या फोटोग्राफी को एग्जीबिशन से जोड़ें, फोटोग्राफी पार्ट हो सकता है जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन का, क्योंकि इन द एंड हर एक इंसान का मोटो शायद कम्युनिकेट करना ही है, कि हम बोल सकें, हम संचार कर सकें, हमारा संप्रेषण जो है वो एक भूमिका के रूप में प्रस्तुत हो लोगों के आगे। इसलिए लोग बोलने की कोशिश करते हैं, अपनी बॉडी लैंग्वेज को डेवलप करते हैं। जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन, जो इसका नाम हिंदी में है पत्रकारिता और जनसंचार, अभी इंडिया में जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन का अपना स्टेटस भी बहुत ही अस्थिर है। 2023 में प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है उसके रैंकिंग के अकॉर्डिंग इंडिया 161 पे है आउट ऑफ 180। दोबारा बताओ, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, इसका मतलब ये है कि भारत जो है 180 देशों में बोलने की स्वतंत्रता के आधार पर जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन की फील्ड में 161 रैंक पर है। Which means हमसे बेहतर जो है वो 160 है कंट्रीज। हाँ जी। तो ये संस्था कौन है जो करती है इसको मापदंड? देखिए, वर्ल्ड प्रेस ऑर्गेनाइजेशन के अलावा और भी कई सारी संस्थाएं हैं। अच्छा। और इंटरनेशनली जब आप रिसर्च डिसिप्लिन या रिसर्च प्लेटफॉर्म्स खोलते हैं, सोशल क्रिटिसिज्म करने के लिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो रिगरियस रिसर्च करती हैं। ठीक है। मोर देन लॉट्स ऑफ कंट्रीज। मतलब एक काइंड ऑफ नोडल एजेंसीज होती हैं, उनके पीछे कोई रिसर्चर्स होते होंगे, उनके पीछे दे आर कॉन्क्रीट ऑर्गेनाइजेशन, दे आर वर्किंग लाइक मोर देन 30, 40, 50 ईयर्स। शुरू करके एक आप या तो नया आयाम बोलिए, या आप मान के चलिए कि इंस्टीट्यूशन खुद ग्रो करना चाहते हैं। जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन की जरूरत तो हमें हमेशा ही पड़ेगी। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है कि हम घर में रहे हैं और हमें घर में बेडरूम में बैठे बैठे देश के बारे में पता चले? मैं इसको इस कॉन्टेक्स्ट में भी रख सकता हूँ, जो आपसे डिस्कशन में जो निकल रहा है वो, कि 4 पिलर हैं डेमोक्रेसी को चलने के लिए, और मजबूत स्तंभ मीडिया को एक इंडिपेंडेंट मीडिया की तरह से बिहेव करना चाहिए, और एक पिलर होने के वजह से एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, नॉट नैरेटिव बट ओपिनियन। नहीं, देखिए, जो आप ओपिनियन, नैरेटिव, ये सब टर्म्स जो हैं वो
क्रिटिकल थ्योरीज में आ जाते हैं। ठीक है। अभी तो अगर सामान्य भाषा में बात करें, जैसे हम लोग भी एज ए टीचर, एज ए ह्यूमन बीइंग लर्न करते हैं, ग्रो करते हैं, ठीक। तो अगर इंडिविजुअल बेसिस पे समझने की कोशिश करें तो जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन तो हमेशा ही नेसेसरी पार्ट रहेगा सोसाइटी का। बिल्कुल, इन्फॉर्मेशन तो चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑथेंटिक होनी चाहिए। ठीक। तो अगर आपके इसी सवाल पे जवाब दिया जाए कि अभी क्यों जरूरत है जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन का कोर्स चलाने की, व्हेन द इंस्टीट्यूशन इज ऑलरेडी रनिंग दिस कोर्स, मोर देन डिकेड हो गया है आईआईपी को इस पे रिगरसली काम करते हुए। देखिए, लोगों ने टीवी न्यूज़ चैनल देखना बंद कर दिया है। टीवी को, हाँ, मतलब यंग एज तो बहुत कम देख रही है ओवरऑल। देखिए, टीवी न्यूज़ चैनल से मेरा कहने का मतलब ये है कि विदाउट टेकिंग दिस कन्वर्सेशन इन ए सरकेज़म, लेकिन एक टाइम था जब लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते थे कोई हेडलाइन, देन दे बिलीव कि जो हमने टीवी चैनल में एंकर या ब्रॉडकास्टर से सुना है, नाउ विल बिलीव ऑन दैट पर्सन, क्योंकि ये बात हमने न्यूज़पेपर में पढ़ ली है। अभी टीवी न्यूज़ चैनल में आपसे ये बात नहीं हो रही है, लोग ये नहीं बता रहे हैं कि देश में क्या हो रहा है। जो दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगलोर, इन जगहों पे जो हो रहा है, लोगों को लगता है शायद इंडिया में वही हो रहा है। इससे भी बड़ी बात जो है उसका सबसे बड़ा पॉइंट है समीक्षात्मक लेखन करना या समीक्षात्मक विचारधारा रखना। इसको इंग्लिश में बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव नहीं, राइटिंग। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज अ डिफरेंट थिंग। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इंग्लिश का टर्म क्या है? क्योंकि हिंदी थोड़ी कलिष्ठ है, वहां पे समझना। आप ऐसा मान सकते हैं क्रिटिकल क्रिटिसिज्म। क्रिटिकल क्रिटिसिज्म अगर आप कर रहे हैं, तो अगर कोई टीवी न्यूज़ चैनल गवर्नमेंट की प्रशंसा कर रहा है तो उसका वो काम नहीं है गवर्नमेंट की प्रशंसा करने का। गवर्नमेंट की प्रशंसा करने के लिए कोई ना कोई होगा। और अगर सरकार कोई भी देश की, कोई किसी भी देश की गवर्नमेंट हो, अगर गवर्नमेंट देश के लोगों के लिए रोजगार और अलग अलग प्रकार के जो मुद्दे होते हैं जो देश को आगे बढ़ा सकता है, अगर उस पर काम कर रही है, ये तो बहुत अच्छी बात है, स्थिति है। हाँ, मतलब ये सरप्राइजिंग भी है कि भाई हम कहाँ खड़े हैं, किस पायदान पे खड़े हैं, और इसका मतलब तो और ज्यादा बेहतर जरूरी हो गया पढ़ाना। हाँ बिल्कुल, आप इसको देखिए, सकारात्मक सोचना तो जरूरी, इसलिए तभी आप कुछ कर पाएंगे। तो टीवी न्यूज़ चैनल की समस्या और यहाँ तक कि जो फ्रीडम ना मिलना लोगों को बोलने का, अभी मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, लेकिन कई सारे ऐसे पत्रकार रहे हैं जिनकी डेथ हो गई इन पिछले 8-9-10 सालों में। तो ऐसे में इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म पैदा होने लगा। तो एक इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म, मतलब जो डिजिटल चैनल्स के माध्यम से चल रहा है। यूट्यूब एक अच्छी चीज है। आप यूट्यूब को पॉजिटिव तौर पे देखें। अगर आपको एंट्री नहीं मिल रही है किसी मेन स्ट्रीम मीडिया में, पत्रकारिता की संस्था में, कि लोग कह रहे हैं कि आपका कोई जैक है, कोई आपका जुगाड़ है, इफ यू नो द सोशियोलॉजी, यू बिलीव इन फील्ड वर्क, यू थॉट इट्स बेटर टू गो समवेयर, टॉक टू द पीपल, देन अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन अ ग्राउंड लेवल, वो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगा, शायद, मुझे ऐसा लगता है। तो आईआईपी में ये अगर कोर्स शुरू करने के बारे में विचार शुरू किया गया है, तो हम कोशिश ये करेंगे कि स्टूडेंट्स जो हैं वो फील्ड पे ज़्यादा काम करें, वो लोग लोगों से जाके मिलें। नॉर्थ ईस्ट जो है उसमें क्या हो रहा है, सिक्किम में क्या हो रहा है, मणिपुर में जो हुआ उसको लेके क्या आप टीवी न्यूज़ चैनल, मैगजीन्स या न्यूज़पेपर, मतलब कहीं पर भी वो तो इन टोटलिटी देखिए, ह्यूमन लाइफ कहीं भी डेंजर में है, मेरा कहने का मतलब सप्रेस्ड या डिप्रेस्ड या कहीं पर भी है, तो वो तो जर्नलिज्म का बेसिक मतलब फंडामेंटल या फाउंडेशन ही यही है कि आप उस चीज़ को सरकार के सामने लाकर रखें कि भाई ये दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। अब सरकार जाने और वो जाने, हाँ, पत्रकारिता का तो धर्म यही है कि भाई वो चीज़ को उजागर करे। देखिए, नॉम चॉस्की और एडवर्ड सईद और जीन पॉल सार्ट्रे, ये बहुत बड़े फिलोसोफर भी हैं और सोशोलॉजिस्ट भी कह सकते हैं, और ये क्रिटिकल थ्योरिस्ट भी हैं। तो अगर आप चाहें तो इस कन्वर्सेशन को इस तरीके से समझ सकते हैं। एडवर्ड सईद ने एक बुक लिखा है कल्चरल इम्पेरियलिज्म, तो उसमें यही बात कही गई है कि कल्चरल इम्पेरियलिज्म जो वो कॉलोनियल और पोस्ट कॉलोनियल एरा के दौरान जो अनडेवलप्ड या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज या वो देश जो एक ज़माने में किसी के अंडर थे, अब जब वो वापस उभरे हैं, आज़ाद हुए हैं, तो वहाँ के लिटरेचर और साहित्य पे तो प्रभाव नहीं है किसी का। वहीं से बात निकलते निकलते फिर आपके एवरिटियम रोजर्स और श्रीनिवास मेलकोटे इन पे पहुँच जाती है, जो डेवलपमेंट जर्नलिज्म की बात करते हैं। तो
ऑल इन ऑल इस सवाल का जवाब ये है कि अगर जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन, जिसे हिंदी में पत्रकारिता और जनसंचार कहते हैं, वो चलाया जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि 2010 के टाइम के आसपास लोग बड़ा ही रेस्पेक्टेड नज़र से देखते थे उन सब लोगों की, अच्छा जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं। माई पॉइंट इज कि न्यूज़ व्यूज बन गई। यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। न्यूज़ जो थी वो दूरदर्शन के टाइम पे साधारणतः पढ़ी जाती थी और जो हो रहा है वो आपके सामने रखा जाता था। ज़्यादा एक्सप्रेसिवनेस नहीं कहीं बहुत ज़्यादा चर्चाएं नहीं होती थी, बहुत हो हल्ला गुल्ला नहीं होता था, कोई नैरेटिव भी सेट नहीं होता था। देखिए क्या प्रॉब्लम आई है, मीडिया करप्ट हुआ है। मीडिया कहाँ करप्ट हुआ है, ये पैसों से नहीं बात कर रहे हैं हम। करप्शन तब शुरू होती है जब आप अपना नैरेटिव सेट करते हैं, विदेशी फंड आने शुरू होते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होनी शुरू हो जाती हैं जो एज अ नेशन और एज अ कंट्री हमारे अगेंस्ट हो जाती है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये अगर होती हैं तो फिर ऑब्वियसली नैरेटिव सेट ना एक पर्पस बन जाता है। तो मेरा पॉइंट क्या है, प्रोपेगेंडा होना, नैरेटिव होना, हमें इसको बीट करना चाहिए। इसलिए भी मास कम्युनिकेशन को पढ़ाया जाना चाहिए। आपने जो बोला ना पॉइंट की फंड आता है, देखिए फंड तो दूसरे देश से आना ही चाहिए। ये बहुत कन्वर्सेशन का जो ओरिएंटेशन है ना, कि कन्वर्सेशन इस भाव के ऊपर है कि जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन जब आप फील्ड पे जाके करेंगे। देखिए एक इंस्टीट्यूशन में कोई भी नॉलेज लेना, कोई भी शिक्षा अनुभव लेना, ट्रायल एंड एरर करना या प्रैक्टिस करना, प्रोजेक्ट बनाना, वो तो एक प्रोसेस का हिस्सा है। जब आप फील्ड पे जाते हैं तो एक ऑर्गेनाइजेशन चलाना, फंडिंग का जो पार्ट है, द टर्म विच यू यूज्ड, फंडिंग के बिना तो कोई संस्था चलेगी नहीं। नहीं, फंडिंग आप ले रहे हैं। देखिए मैंने फंडिंग क्यों बोला, क्योंकि भी रिसेंटली कोई चाइना वाइना का फंड को लेकर के चर्चाएं हुई हैं। XYZ कई लोगों पे उस पे वो भी लगे हैं। गवर्नमेंट उसके अंदर कुछ ढूंढा ढांडी कर रही है, देख रही है, जो भी उनके डिपार्टमेंट है वो काम कर रहे हैं। मेरा मानना ये है कि अगर तो वो सोर्स ठीक है। देखिए आप जब आप फाउंडेशन बनाते हैं या कोई संस्था ऐसी बनाते हैं तो सरकार के कुछ मापदंड होते हैं। अगर तो वो मापदंड ठीक है, वो उस कॉन्टेक्स्ट में ठीक बैठ रहे हैं तो ठीक ही है। हाँ, देखिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी तो लिखी हुई है कंफर्मली। देखिए जो इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म है, जैसे ब्रूट है और ये कारवान है और वायर है, ये लोग अपना जर्नलिज्म बहुत रिगरसली कर रहे हैं फील्ड पे जाके, कि कैसे आप किसी गांव में जाके स्टोरी ढूंढिए। अगर गूगल नहीं होगा तो क्या जर्नलिज्म नहीं होगा। हमारा जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन शुरू करना या कोई भी इंस्टीट्यूशन चलाता है, उनको ही ध्यान रखना है कि आप किसी की प्रशंसा करने नहीं जा रहे हैं, आपका काम ही है समीक्षा करना। समीक्षा करना चाहिए, प्रशंसा करना है। तो अगर वो काम, मतलब देखिए सिर्फ राजनीति ही तो मीडिया के अंदर नहीं आएगी। बहुत चीजें, बिल्कुल सही कह रहे हैं। राजनीति को एक बार हम छोड़ दें तो जर्नलिज्म बहुत ब्रॉड है, धर्म है, शास्त्र है, कल्चर है, एजुकेशन है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स है ना। देखिए भारत में तो वैसे भी एक बहुत बड़ा स्कोप है। नहीं, देखिए आप जो कह रहे हैं ना, ज्ञान और धर्म, ये सब चीजें तो किसी के जीवन का निजी मामला है। तब भी ये लोगों का, पर मीडिया में तो ये भी कर ही रहे हैं ना लोग। देखिए धर्म, देखिए जो धर्म शब्द है ना, धर्म शब्द के ऊपर एक तो आई एम नॉट राइट गाइड टू टॉक अबाउट, उसके लिए मुझे बहुत पढ़ना पड़ेगा। लेकिन धर्म महात्मा गांधी के अनुसार किसी का निजी मामला होता है। तो जब भी लोग किसी कल्चर पे बात करते हैं तो कल्चर का संबंध धर्म से नहीं होता है उतना जितना कल्चर का संबंध होता है। तो कमिटमेंट है, ड्यूटी है बस। धर्म कोई रिलीजन थोड़ा होता है। देखिए जो धर्म शब्द है ना और जो कल्चर है वो इंटरकनेक्टेड है, लेकिन इट इज नॉट अ होल पिक्चर ऑफ कल्चर। नहीं, बिल्कुल। अगर आप कल्चर स्टडी पढ़ेंगे तो कल्चर स्टडी में खाना पीना, रहना, कपड़े, आपका त्योहार मनाने का तरीका, यहाँ तक कि योर डायलेक्ट, इवन उत्तराखंड में डायलेक्ट है जो खत्म हो रही है। खाली ऐसा नहीं कि स्पीसीज और बॉटनी या फिर अगर आप इन्वायरमेंट की बात करें वही एंडेंजर्ड सिचुएशन में, डायलेक्ट भी एंडेंजर्ड है। जो बोली है, बोलियां हैं, लोग बड़े शहरों में जा रहे हैं, वो अपनी संस्कार संस्कृति को छोड़ रहे हैं। तो आप जब तो जो आपने बात बोली कि नैरेटिव या पॉलिटिक्स पे बात करना, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन इज पार्ट ऑफ जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन। वो एक स्पेसिफिक बीट हो जाती है कि कोई स्पोर्ट्स में काम करना चाहता है या कोई काम करना चाहता है एजेंसीज में,
या फिर कोई बोल रहा है कि मैं एडिटर बन के अपना भविष्य बनाना चाहता हूँ, या कोई सोच रहा है कि मैं जर्नलिज्म में क्यों ना पॉलिटिकल बीट पे काम करूँ। तो उसके भी अपने रूप हैं कि आप कितना एडिटोरियल पे काम कर रहे हैं और कितना आप इंटरव्यू बेस्ड या बॉडी ऑफ वर्क एक पैकेज बना रहे हैं, फीचर स्टोरी बना रहे हैं, या आप सिर्फ न्यूज़पेपर की डेली की जो दैनिक एक्टिविटीज़ है उसको कवर करते हैं कि वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है। हमारा कंसर्न है कि जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन पढ़ना भी चाहिए खुद भी और दूसरे से भी डिस्कशन करना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन चलाने के पीछे रीज़न ये होना चाहिए एक मानसिक तौर पे सोचते हुए हम और हाँ ठीक बात है। मैं आपकी इस बात से मेरे को अच्छा कंटेंट निकलता है कि देखिए, चाहे तो सरकार हो, चाहे तो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, या फिर कोई और जो मेन स्तंभ हैं जिनकी वजह से एक कंट्री प्रोग्रेस कर सकता है और करता है, यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का स्कोप रहता है। हाँ, क्योंकि आप एज ए जर्नलिस्ट आपके पास अगर पहले खुद ही पूरे फैक्ट होने चाहिए। हाँ, फैक्ट्स होने चाहिए। विदाउट फैक्ट्स अगर मैं सुनी सुनाई बात पर और फैक्ट्स भी कई बार ऐसा ना हो कि वो टेलर मेड, मतलब वो बनाए गए होंगे। एक पुलित्जर अवार्ड एक फोटो जर्नलिस्ट थी, एक लेडी, उन्होंने प्रॉपर एक फोटो फीचर स्टोरी बनाई थी कि छोटे बच्चे जो है वो ड्रग एडिक्टेड हो जाते हैं। बाद में जब उसको क्रॉस चेक किया गया तो उन्होंने उसको फैब्रिकेट किया था, उनसे पुलित्जर अवार्ड वापस ले लिया गया था। बताइए, देखिए तो वही बात है कि जर्नलिज्म में खासकर कंस्ट्रक्टिव जर्नलिज्म, सरकार के प्रति जो हमारा मीडिया का जो एक रियल न्यूट्रल बिहेवियर होना चाहिए। मैंने वर्ड सुना है आलोचना। आलोचना जरूर होनी चाहिए। आलोचनात्मक पत्रकारिता करने में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि अभी टीवी न्यूज चैनल में, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ मैंने तो किसी भी टीवी न्यूज चैनल में कभी भी नहीं देखा है कि लोग आपस में बैठ के अगर बातचीत कर रहे हैं, जो भी ग्रुप डिस्कशन चलता है, तो एंकर को तो एक मीडियोकर का रोल निभाना है। अगर उसके पास एक स्पेशलाइज्ड टीम है, अगर एंकर ही टेबल पे खड़ा हो जाएगा तो इट इज लाइक कोई मूवी चल रहा है और विच इज गोइंग टू लॉन्च ऑन मूवी चैनल। सो बिकॉज यू आर ए जर्नलिस्ट, पीपल ऑल्सो एक्सपेक्टिंग यू कि आपका बिहेवियर क्या होगा। हमारी शारीरिक जेस्चर को भी तो फिजिकल जेस्चर को नोट किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा, बिकॉज एज ए ह्यूमन बीइंग वी हैव 2 आईज, वी हैव ए 1 टंग, तो इट मींस कि वी हैव टू ऑब्जर्व मोर। तो जर्नलिज्म देखिए अभी नहीं बदलेगा तो वो बहुत पीछे होता चला जाएगा। बदलेगा, और हमारी जैसी संस्थाएं भी अगर आती हैं तो ये भी कंस्ट्रक्टिव रोल अदा कर सकती हैं। ऐसी एक जनरेशन को तैयार करना जो अपने रियल जर्नलिज्म के वजह से जानी जाए, जो कि जानी जाती जा सकती है। प्रोपागेंडा या फिर जो किसी खास नैरेटिव को की वजह से जानी जाए, वैसा नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। मेरा पॉइंट क्या है, हमें अगर पढ़ाना है तो हमें न्यूट्रल जर्नलिज्म पढ़ाना है, ना कि हम किसी एक साइड को वो करें। क्योंकि जो अभी हम देख रहे हैं, जो मीडिया इस वक्त चल रहा है, या तो वो प्रो गवर्नमेंट है या वो अगेंस्ट गवर्नमेंट है, न्यूट्रल नहीं दिखाई देता। देखिए इस बारे में भी कुछ ऐसे सोचा जा सकता है, आपके पास जब कोई फैक्ट आता है उस फैक्ट के ऊपर एक ओपिनियन बनती है, उस ओपिनियन को आप लोगों के पास तक पहुंचाते हैं। तो बायस्ड नहीं हो सकता है, लेकिन न्यूट्रल होना बहुत मुश्किल है। न्यूट्रल होना मुश्किल है। आप अगर ये कह रहे हैं किसी को कि आप न्यूट्रल हो जाइए, न्यूट्रल का मतलब ये नहीं है कि आप अगेंस्ट नहीं होंगे, न्यूट्रल का मतलब है इन्फ्लुएंस्ड नहीं होंगे। हाँ, वो तो देखिए आप अगर कोई भी न्यूज़ चैनल या मैगजीन को पढ़ते हैं, अगर आप 2 महीने भी किसी न्यूज़पेपर को या मैगजीन को पढ़ेंगे तो आपको उसके डिज़ाइन से लेके एंकर के सिलेक्शन से लेके उनके टॉपिक को समझ में आ जाता है कि ये किधर जा रहा है। अभी अगर आप देखेंगे तो न्यूज़ लॉन्ड्री ने एक बहुत अच्छा वो किया था रिसर्च। उन्होंने बताया कि जितने भी हिंदी के टीवी न्यूज़ चैनल हैं, तो जो उनका डिबेट, उनकी जो बातचीत करने का, वार्तालाप करने की जो विषय वस्तु है, जिस कंटेंट को सिलेक्ट करते हैं, वो हिंदू मुस्लिम पे है 60%, उससे भी ज्यादा। वो कह रहे हैं इनके पास और कुछ नहीं है क्या, लोगों को जॉब भी चाहिए, खेती में भी कोई प्रॉब्लम होगी, नहीं हमारा भी प्रॉब्लम है, वाटर हार्वेस्टिंग का भी, टीआरपी के लिए ये लोग जो है, मीडिया का क्या प्रॉब्लम है, मीडिया का ये प्रॉब्लम है, अगर वो इस सब्जेक्ट को छोड़ देगा हाँ तो टीआरपी नहीं आती, टीआरपी नहीं आएगी। अगर वो मतलब कई सब्जेक्ट हैं, हाँ उस लेकिन ये देखिए आपने खुद ही एक फैक्ट बताया ना कि क्योंकि उनको मनी चाहिए। अगर आपको पैसा चाहिए तो अब आप पैसा चाहे बाहर से मंगवाएं,
चाहे आप घर में ही आपको कोई पैसा दे। लेकिन लोग क्या प्रंजयोगा ठाकुरता को और पी साईनाथ को सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, ये जानना जरूरी है। अगर हमें नहीं पता है कि पी साईनाथ और प्रंजयोगा ठाकुरता वो फील्ड पे क्या काम कर रहे हैं और आगे आने वाले समय को लेकर उनके पास क्या विचारधारा है, क्योंकि वो ओपिनियन लीडर है। जब आप ओपिनियन लीडर बनते हैं तो आप रिसर्च करके, एक्सपीरियंस करके, नॉलेज लेके, 10 गलतियां करने के बाद, अभी लोगों को अगर यही नहीं पता कि हेडलाइन और सब हेडलाइन में डिफरेंस क्या है, और न्यूज शुरू होते ही एंकर के हाथ में चंद्रयान का एक वो है, तो वो बहुत फनी है। बेटर टू टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग, कि वो जब चंद्रयान की प्रोसेस चल रही थी, जो लोग रिसर्च कर रहे थे, इसी को कहते हैं बिहाइंड द सीन। अब वो तो उसमें फिर वो इनका वो एंगल आ जाता है कि भाई मतलब इसको हम बड़ा ओपन नहीं कर सकते, बिहाइंड द सीन तो नहीं, देखिए बिहाइंड द सीन से तो ये लोग खुद ही करते होंगे। बिहाइंड द सीन टर्म से मेरा मतलब है फोल्क थ्योरी। उदाहरण के तौर पे जितने लोगों ने लगान मूवी देखी है, मेकिंग ऑफ लगान यूट्यूब पे शायद उससे ज्यादा देखी गई होगी। उसको बनाने की जो मशक्कत हुई है, उस मशक्कत पे बात की जाए। कहने का मतलब ऑल इन ऑल ये है कि जैसे दूरदर्शन पे हम बात कर रहे थे, दूरदर्शन पे जब न्यूज सुनाई जाती थी तो वो बड़े साधारण तरीके से बैठते थे, कोई इतना एक्सप्रेशन नहीं देते थे। कहा भी गया है ऐसा काफी समय पहले, एक पत्रकारिता के सिद्धांत के ऊपर पंडित युगल किशोर शुक्ल राम प्रकाश द्विवेदी की एक बुक है, उसमें उन्होंने बताया कि वो सब पत्रकार जो आज़ादी से पहले न्यूज़पेपर खोलते थे, तो उदंत मार्तंड के नाम से एक न्यूज़पेपर है, वो मुश्किल से 1 साल भी नहीं चला। उसने कुछ अगेंस्ट में लिखा गवर्नमेंट के, उस दौरान गवर्नमेंट अंग्रेज थे, तो उन्होंने उसके बंद कर दिया और उस आदमी को जेल में डाल दिया। अब महात्मा गांधी जो है, उन्होंने भी 2-2, 3-3 न्यूज़पेपर थे जो इसमें अपना संपादकीय विचारधारा लिखते थे। अगर बात बोलते वक्त हमें संकोच हो रहा है, इसका मतलब आप जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन जो पढ़ रहे थे या कर रहे थे, उसमें कोई समस्या है। बोलते वक्त स्वतंत्रता होनी चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है। बहुत बढ़िया बात, ये बात बहुत ही सुंदर निकल के आई है। तो चलिए, ये बहुत अच्छा रहा, मतलब एक पिच तैयार हो गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जरूरत क्यों है, पहला तो व्हाई दिस सब्जेक्ट। हाँ, वही जैसे मैंने आपको इसके ऊपर बात आपने जरूरी कि बोलने इसको समराइज करें तो, इसको समराइज करें तो है कि हमें फील्ड पे जाके काम करना चाहिए, हमें अपने स्टूडेंट्स के साथ टाइम बिताना चाहिए, हमें खुद भी पढ़ना चाहिए। एवरी.टी.एम. रोजर्स जैसे मैं नाम ले रहा था, उनको पढ़ना चाहिए। हम लोगों को और जो ऐसे फील्ड पे पत्रकार हैं, उत्तराखंड में एक जर्नलिस्ट ने बहुत अच्छा काम किया है, जोशी मठ के ऊपर उन्होंने बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनाई है। ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिले आप जाके, खाली इंटरनेट से ली गई इन्फॉर्मेशन जो है वो तो बहुत ही डेंजरस है, सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन भी नहीं कह सकता हूं मैं तो उसे। देखिए उसकी ऑथेंटिसिटी सोर्स ही नहीं है, उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं है। और यही बात जो है अभी फिर टीवी न्यूज चैनल और न्यूज़पेपर पे आ गई है। देखिए बहुत कम न्यूज़पेपर बचे हैं या मैगजीन बची हुई हैं। अगर हम जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन को इसलिए पढ़ाना चाहते हैं ताकि जो स्टूडेंट्स यहाँ से निकल रहे हैं वो इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म करने में अगर सक्षम है, तो उनको रोजी रोटी भी तो कमानी है। बिल्कुल, यस, ताकि उनको पता चल सके यूट्यूब को कैसे यूज करना है और कहाँ पे न्यूज पैकेज को सेल किया जाता है। bbc.com पे जाके देखें, न्यूयॉर्क टाइम्स में जाके देखें उनका क्या प्रोसीजर है किसी फीचर स्टोरी को एक्सेप्ट करने का। स्टूडेंट्स कारवान मैगजीन पढ़ें, फ्रंट लाइन पढ़ें, ब्रूट पढ़ें, उसके थ्रू उन्हें पता चलता है कि वर्तमान में हो क्या रहा है। अभी पहले ये तो पता चले कि कितनी स्टेट है और किस स्टेट में कौन सी गवर्नमेंट है, कहाँ पे कौन से गवर्नर है। तो सोशल स्टडी पढ़ते वक्त आप नेचुरली पॉलिटिकल साइंस की नॉलेज लेने लगते हैं। अब डेवलपमेंट जर्नलिज्म भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आप कितना इंटरव्यू बेस्ड न्यूज़ बना रहे हैं, कितना आप वॉक्स पॉप को यूज़ कर रहे हैं, लोगों की आवाज़ जो है वो कितनी पहुँच रही है, आपका कंटेंट जो है वो ऐसा तो नहीं है कि आपने वही न्यूज़ बना दिया जो न्यूज़ सब टीवी चैनल में चल रहा है। क्योंकि देखिए अगर सारे न्यूज़ चैनल एक ही इन्फॉर्मेशन चला रहे हैं तो मेरा सवाल फिर एयरटेल से या उस डीटीएच की कंपनी से, अगर ये सब लोग तो एक ही चला रहे हैं तो एक ही चैनल रख लो, फालतू में आपको 100 रुपए देने पड़ेंगे 50 न्यूज़ चैनल के। वर्सेटाइल नहीं हो पा रहे हम। जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन जो है ये इंजॉय करने वाली ही फील्ड ही है। बल्कि एक तरीके से देखा जाए तो
मैं शब्दों का चुनाव करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कुछ गलत होता है तभी जर्नलिज्म किया जाए ये जरूरी नहीं है। अगर कहीं पे वाटर हार्वेस्टिंग की सिचुएशन को लेके गांव के लोगों ने खुद काम किया है तो आप उन गांव के लोगों की प्रशंसा करो ना, कि सरकार के बिना किसी हस्तक्षेप के लोग खुद भी डेवलप करें। उत्तराखंड में ही एक और एग्जांपल है मेरे पास। उत्तराखंड में 2 विलेज है, मैं उनके नाम भूल रहा हूँ अभी। गांव के लोगों के पास बिजली नहीं है, ना पानी है, मतलब सॉरी बिजली नहीं है उनके पास, ना इंटरनेट है उनके पास, और सारी चीजें मौजूद हैं। वो लोग कहने कि हम अपनी लाइफ को ना ज्यादा साधारण तरीके से जी पा रहे हैं क्योंकि हमारे ऊपर बाहर की एक्सटर्नल कम्युनिकेशन इतनी नहीं है। हमें पता है गांव के लोगों को सुबह उठ के हमें क्या करना है, दिन में क्या करना है, शाम को क्या करना है, दे नो देयर शेड्यूल। तो बहुत ज्यादा इंटरनेट का ऑर्गेनिक लाइफ जी रहे हैं, वो ऑर्गेनिक लाइफ, वो टेक्नोलॉजी एंड ऑल दैट। जैसे क्या भारत सरकार अपनी तरफ से ऐसा कोई प्रोग्राम ला रही है जिसमें कहा जाए कि जिन लोगों ने जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन किया है तो ये एक विभाग है या एक संस्था है जिसको गवर्नमेंट पैसा दे रही है, वहां पे आप स्वतंत्र होकर पत्रकारिता कर सकते हैं। सब लोगों को पता है कि अगर आप गवर्नमेंट से पैसा लोगे तो आपको गवर्नमेंट की प्रशंसा करनी पड़ेगी। तो वैसे में एक ऑल्टरनेटिव जर्नलिज्म पैदा हो गया है पिछले 10-11 सालों में। इस समय ऑल्टरनेटिव जर्नलिज्म अपनी पीक पे है। आप मुझे एक ऑडियो रिकॉर्डर दे दीजिए या मेरे पास मोबाइल है, मैं इससे जाके भी रेडियो न्यूज बना सकता हूँ। हाँ, खूब चल रहे हैं लोगों के। मेजरली आईआईपी जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन करते वक्त ये कोशिश करेगा कि हम कितना सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी को भी समझते हैं, नए नए लोगों से जाके मिले, नए नए कल्चर को देखें, ताकि आपके पास कंटेंट जो हो वो यूनिक भी हो और रेयर भी हो। बीजेएमसी में स्पेशलाइजेशंस क्या क्या हैं? देखिए, एक अपने आप में इंटरडिसिप्लिनरी बनाया जा सकता है। आप रेडियो जर्नलिज्म भी कर सकते हैं, आप रेडियो फीचर स्टोरी भी बना सकते हैं। आप जैसे पुराने सवाल पे आपने जो पूछा था मैंने जवाब दिया था कि आप न्यूज़ एंकरिंग जो है उसको सीख सकते हैं। आप लिखना सीख सकते हैं, जो बहुत ज़रूरी, लिखना और पढ़ना, कि आपको लिखना है। अगर आप हिंदी भाषा में सक्षम हैं और अपने आप को किसी भी भाषा में तो थोड़ा कंफर्टेबल महसूस करते हैं जिस भी भाषा में, आप उस भाषा में लिख सकते हैं। और यहाँ तक कि लिखने के दौरान आपके पास अपनी भी कोई शब्दावली होनी चाहिए कि आप अलग अलग साहित्य पढ़ें। अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो आप अनीता देसाई, किरण देसाई और जो ये साउथ इंडियन फेमिनिस्ट राइटर्स हैं, तो आपको फेमिनिज्म भी पढ़ना होगा। अगर आप स्पेशलाइजेशन के पॉइंट पे बात करेंगे तो बेटर स्पेशलाइजेशन कहने के बजाय आप किस माध्यम का प्रयोग करेंगे, उस या तो संपादकीय लेखन को, अगर वो संस्था का है, या फीचर लेखन अगर आप कर रहे हैं, या आप उसे न्यूज़ का रूप दे रहे हैं, या आप उसे कोई पैकेज स्टोरी बना रहे हैं, या वो वॉक्स पॉप में जाएगा, उसको आप अलग अलग रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं। मेरा मानना है कि आप एग्जीबिशन लगा के क्यों नहीं न्यूज़ पे बात कर सकते हैं। लोगों की नज़र में एंकर जो है खाली फीमेल ही परफॉर्म कर सकता है, ये बहुत ही अजीब है। अगर आप किसी से जाके भी पूछेंगे तो दे थॉट कि एंकरिंग इज बेटर टू दैट वुमन विल डू। ये अपने आप में बहुत ही एंटी फेमिनिस्ट थॉट है। कोई भी आदमी एंकरिंग कर सकता है। तो ऐसे में हम ये ना सोचें स्पेशलाइजेशन क्या होगा, हम ये सोचें कि जो आप जिस पैकेज की शेप में आप बना रहे हैं अपनी स्टोरी को, उसमें आपकी रिसर्च कितनी हुई है, फर्स्ट हैंड रिसर्च, सेकेंड हैंड रिसर्च, उसमें आप किस फैक्ट को कैसे डिज़ाइन करके रिप्रेजेंट करेंगे, कितना ग्राफिक्स का आप यूज़ करेंगे, कितना आप शब्दों का प्रयोग करेंगे, आप कितना चित्रों का प्रयोग करेंगे, वो एक प्रस्तुतिकरण का अपने आप में एक भाव है। तो ऐसे में जो आपका सवाल है स्पेशलाइजेशन, उसको सारे सब्जेक्ट में ही स्पेशलाइजेशन लेनी होगी। आपको रेडियो पैकेजिंग भी पता होनी चाहिए। स्पेशलाइजेशन तो एक तरह का प्रेजेंटेशन का तरीका हो गया। कंटेंट को कैसे प्रेजेंट किया जाए, किस किस माध्यम से प्रेजेंट किया जाए, और वो कौन कौन से जॉब्स हैं जहां पर ये किया जा सकता है, मतलब काइंड ऑफ रिसर्च। अच्छा, अपॉर्चुनिटीज कहाँ पर है? देखिए, आप मैगजीन में काम कर सकते हैं, न्यूज़पेपर, न्यूज़ एजेंसीज, फोटो एजेंसीज, रिसर्च जर्नल, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस। अगर आप रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं और आप राइटिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप CSDS में जाइए, ये दिल्ली में बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। और पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल कई सारे न्यूज़पेपर हैं। आप रेडियो में काम कर सकते हैं, आप एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट बन सकते हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटी खुल जाती है। आप
यूनिवर्सिटीज़ के रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेशन करें। जो लोग सोशल साइंस पढ़ रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं, जो लोग विजुअल एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं, जो लोग सोशोलॉजी करते हैं, क्योंकि कोर्स करने के बाद लोगों को ऐसा लगता है, देखिए ये एक इंजीनियरिंग या एमबीबीएस या बीकॉम या मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन वैसा कोर्स नहीं है कि आज मैंने पेपर दे दिया है तो अहमदाबाद आईआईएम या आईआईटी की तरह मेरे पास कोई रिक्रूटमेंट के लिए आने वाला है। ये फील्ड बेस्ड एक्टिविटीज़ हैं, ये टू डू एक्टिविटीज़ हैं। तो ऐसे में आप मैगजीन के साथ भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, न्यूज़पेपर के साथ, रेडियो के साथ, जो रेडियो की संस्थाएं हैं, आप इंडिपेंडेंटली काम कर लीजिए, आप 4 लोगों के साथ मिलके अपनी एक संस्था चला लीजिए, आप रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ जाइए, जो फंड बेस्ड प्रोजेक्ट होते हैं जो काफ़ी सीरियस लेवल पे इंडिया में होते हैं। जैसे आप मुझे कह रहे थे कि फंड को लेके, देखिए जो दूसरे कंट्रीज से फंड बेस्ड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत रिगरसली काम कर रही हैं। उनकी रिसर्च में वो लोग 100 200 500 लोगों तक जाके सवाल जवाब करते हैं। मतलब आपका जो रिसर्च का वेरिएबल्स है और जो यूनिवर्स है वो बड़ा होना चाहिए। करलिंगर के नाम से एक रिसर्चर्स थे, उन्होंने मैथमेटिक्स रिसर्च के ऊपर बात किया। तो करलिंगर, मैं उनकी बुक का नाम भूल गया, इस लास्ट नेम इज करलिंगर। ही सेड कि अब आपका डाटा ही छोटा है तो आप कैसे कह सकते हैं कि अमूमन लोगों का ये कहना है। तो जो हम शुरुआत में बात कर रहे थे कि टीवी न्यूज चैनल से लोग ज़्यादातर हताश हैं, जो हम बात कर रहे हैं, उसका कारण ये भी है। टीवी न्यूज चैनल एंकर सीधा बोल देते कि भाई फला जगह पे जो है लोगों के ये सोच विचार है, चाहे उन्होंने 10 लोगों से पूछा हो, तो आपकी रिसर्च ही बहुत छोटी है तो वो ऑथेंटिक नहीं रही। तो ज़्यादा जरूरी है, अगर 500 लोगों से सवाल करोगे तो जाके आप कह सकते हो कि अमूमन उस 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर के एरिया में लोग मानसिक तौर पर क्या विचारधारा रखते हैं। तो स्पेशलाइजेशन इन क्षेत्रों में की जा सकती है। मान के चले हम लोग जो हमारा अभी टीचिंग पेडागोजी है आईआईपी का, वो कैसे बीजेएमसी में आप इन्वॉल्व करेंगे, वो क्या किस पैटर्न को या किस काइंड ऑफ टीचिंग पेडागोजी को आप लेकर के चल रहे हैं जो बीजेएमसी में भी वही रिजल्ट लेंगे? हाँ देखिए, उसका जवाब वही है जो मैंने आपको पहले दिया था कि अप्रोच जो है वो तो इंटरडिसिप्लिनरी ही होगी। कोशिश अपनी तरफ से की जाएगी कि आप साहित्य को भी और सामाजिक तथ्यों को साथ में कैसे जोड़ सकते हैं। आप एक थिएटर परफॉर्मेंस करने वाली जो ग्रुप है उसको कैसे अपने जर्नलिज्म से प्रमोट कर सकते हैं। तो टीचिंग पेडागोजी में आप कुछ इसको ऐसा मान के चलिए कि आप विजुअल आर्ट और एस्थेटिक्स और राइटिंग इसको जोड़ दीजिए, जोड़ देंगे तो एक पढ़ने वाले स्टूडेंट को पता चलेगा कि डाटा कलेक्ट करने से भी पहले उसे पता होना चाहिए कि किस कंटेंट पे काम करना है, तो जाके वो डाटा कलेक्ट करेगा। डाटा कलेक्ट करने के अपने टूल हैं रिसर्च में कि आप कितना, आप इथनोग्राफी बेस्ड वर्क कर रहे हैं, यू हैव टू स्पेंड द टाइम विद योर सब्जेक्ट। बहुत ज़रूरी है कि आप इथनोग्राफी बेस्ड रिसर्च करें। वो ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस है, उसमें पैसा ज़्यादा खर्च होता है, क्योंकि अगर आप किसी स्टूडेंट को एक जगह से दूसरी जगह भेजेंगे तो वह रहेगा, वो रुकेगा, खाएगा पिएगा, लेकिन रिसर्च करने के जो टूल हैं वो हमें आने चाहिए। तो हम अपनी टीचिंग पेडागोजी को थोड़ा इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच में ही रखेंगे। ठीक। और हम क्या माने अदर देन जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, जो मास कम्युनिकेशन के या फिर आपके जर्नलिज्म के जो सब्जेक्ट्स हैं, उसमें एक तो ये आपका मीडिया के आसपास का है, फिर उधर एडवर्टाइजिंग और वो भी उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। यस, एडवर्टाइजमेंट इन्वॉल्व हो जाता है, उसमें फोटोग्राफी इन्वॉल्व हो जाती है, रिसर्च सबसे बड़ा पार्ट है, राइटिंग के लिए दूसरे। एडवर्टाइजिंग भी अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। उसमें भी आपके पास में एडवर्टाइजिंग के अंदर कितने ही डिपार्टमेंट और कितने ही उसमें पॉसिबिलिटीज़ रहते हैं। तो एक तो है जो न्यूज़पेपर में पब्लिक रिलेशन मास कम्युनिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में किया जा रहा है, और दूसरा है विज्ञापन एडवर्टाइजिंग, उसमें भी बहुत बड़ा स्कोप है। सो वो भी पार्ट ऑफ हमारा वो रहेगा, और उसके भी एक्सपर्ट्स हम लोग यस। लेकिन जो एडवर्टाइजमेंट है, जो विज्ञापन है, उसका संबंध डिजाइनिंग से होगा, ब्रांड इक्विटी, ब्रांड मैनेजमेंट और ब्रांड पोजीशनिंग। उसके लिए आप अगर किसी ब्रांड को बनाना चाहते हैं तो कस्टमर रिसर्च कैसे की जाती है, ताकि आपको पता लेकिन ऑल इन ऑल जो एडवर्टाइजमेंट वाला सब्जेक्ट है वो डिज़ाइन से रिलेटेड है कि अगर आप प्रिंट
मीडिया में एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं, तो हाउ यू गोइंग टू स्टार्ट, व्हाट इज प्री और पोस्ट, कैसे आप मीडिया वेट थ्योरी को यूज करेंगे व्हेन यू टॉक अबाउट द एडवर्टाइजमेंट मेकिंग। तो विज्ञापन और एडवर्टाइजमेंट वो एक अलग सेक्शन है, फोटोग्राफी एक अलग, क्योंकि वो भी इंफॉर्मेशन डिलीवर कर रहा है। यस, एडवर्टाइजमेंट तो बिल्कुल, देखिए चाहे आप इंडिया के जितने भी बड़े इंस्टीट्यूशन है, जैसे कॉलेज ऑफ आर्ट है, वहाँ पे जब डिजाइनिंग का पार्ट पढ़ाया जाता है तो वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट डिजाइन, क्योंकि कम्युनिकेशन का तो मैटर बनता ही है। दिस सब्जेक्ट में कई सारी चीजें बटी हुई हैं, आप फीचर स्टोरी पे भी काम कर सकते हैं, अगर कोई शॉर्ट फिल्म बनाने में इंटरेस्टेड है तो वो उस पर भी काम कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि आप तो एग्जीबिशन और क्यूरेशन का ही काम करना चाहते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आप जब तक बैचलर ऑफ फाइन आर्ट इन फोटोग्राफी ज्वाइन करेंगे तभी एग्जीबिशन सीखेंगे। एग्जीबिशन क्यूरेशन तो आप जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट में भी सीख सकते हैं। बहुत सारी अच्छी अच्छी संस्थाएं हैं दिल्ली में ही जिनकी एग्जीबिशन ही मुझे जर्नलिस्टिक लगती है देखने में, तो वो बहुत अच्छी बात है कि पढ़ाना भी फिर वैसे ही चाहिए जैसा फील्ड पे काम होता है। तो जब मृणाल पांडे थी उनकी चीफ इन एडिटर, तब न्यूज़पेपर कैसे सोचता था, तो बिना नाम लिए एक आईएमसी के बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं सर, मैं उनसे 12-13 साल पहले जब मिलने जाता था, उन्होंने यही सवाल जब मैंने उनसे किया, सर कैसे पता चलेगा कि जो न्यूज़ बन रही है, मुझे जो डाटा कलेक्ट करना हो कितना ऑथेंटिक है। वो कह रहे हैं कि आपको सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल कंडीशन जाननी होगी उस मीडिया ऑर्गेनाइजेशन की, तो आपको पता चलेगा। आपको अपने देश के बारे में भी पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट के कितने विभाग हैं, आरटीआई डालने का तरीका क्या है। आप अगर ये नहीं जानते हैं, आपको ये नहीं पता कौन आरटीआई एक्टिविस्ट के साथ क्या हो रहा है, ऑल इन ऑल आपका जो सवाल है उसका जवाब तो ऐसा है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए कि देश में हो क्या रहा है, जिसको जनरल नॉलेज कह सकते हैं। दूसरा, मैं एक और आपसे जानकारी अलग कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, अभी तक हम यहाँ से उधर की तरफ बात कर रहे थे, अब मैं एक ऑडियंस की तरह से बात कर रहा हूँ कि मैं आपके बनाए हुए कंटेंट को, चाहे वो न्यूज़पेपर के माध्यम से आया, रेडियो, टीवी या यूट्यूब के थ्रू से आया, डिजिटल मीडियम से आया है, मैं कैसे मानूं कि ये ऑथेंटिक है और ये फैक्ट बेस्ड है? अभी आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इस सवाल का जवाब कुछ इस तरीके से समझा जा सकता है कि यूट्यूब पे सत्यजीत रे का एक इंटरव्यू है जहाँ पे इनसे पूछा जा रहा है कि आप हिंदी सिनेमा में जो है ज़्यादा फिल्में क्यों नहीं बनाते हैं, तो कह रहे कि हिंदी सिनेमा के दर्शकों को आदत हो गई है कि हीरो जो है किसी को पीटेगा और हीरोइन के साथ वो डांस करेगा और मूवी खत्म हो गई। तो सत्यजीत रे का कहना है कि दर्शकों को अपनी मानसिकता को तो खुद ही बढ़ाना पड़ेगा ना। तो जो लोग न्यूज़ देख रहे हैं, न्यूज़ देखना पसंद करते हैं, आप इसको कुछ ऐसा भी मान के चल सकते हैं कि स्पोर्ट्स को लेके मान के चले कि किसी को इंग्लिश प्रीमियर लीग या ला लीगा या इटालियन सीरी पसंद है, वो क्रिकेट को पसंद नहीं करता है, तो वो क्रिकेट के बारे में बात भी नहीं करेगा। युद्ध भी हुए हैं गलत इन्फॉर्मेशन के कारण, ऐसा भी तो हुआ है। नहीं देखो, प्रोपेगेंडा, येलो जर्नलिज्म, वो तो जब जर्नलिज्म बनने से पहले ही शुरू हो गया था, लेकिन जो आपका सवाल है कि ऑडियंस को कैसे पता चलेगा कि जो इन्फॉर्मेशन, आपका एग्जांपल परफेक्ट है सत्यजीत रे वाला, कि आप अपनी नॉलेज को एनहांस करिए, आप अपने बेसिक जो आपका जो एक्सेप्टेबिलिटी है आपकी, उसमें निखार लाएं। आपके पास कॉमन सेंस होनी चाहिए। अगर आप मुझे भी बोलने लगे कि भाई मनीष देखो देश में सब लोगों के पास जॉब है, तो मैं आपको बोलूंगा कि आरबीआई की रिपोर्ट कुछ और कह रही है, एचआरडी मिनिस्ट्री जो है वो कुछ और कह रही है, और जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो कुछ और कह रहे हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में टिस में जो पीएचडी कर रहा है पर्सन, वो इसी टॉपिक पे कोई फैक्ट दे रहा है। तो जो डिस्कोर्स एनालिसिस है, जब बातचीत की जाती है या किसी की इंफॉर्मेशन को सुना जाता है, एनकोडिंग डिकोडिंग होती है, आपके पास खुद कॉमन सेंस होनी चाहिए। ये कोर्स करते वक्त इंस्टीट्यूशन के क्लासरूम में कम वक्त बिताया जाएगा, बाहर फील्ड पे ज्यादा वक्त बिताया जाएगा। बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगी। आप थ्योरीज तभी समझ सकते हैं जब आप उसको प्रैक्टिकली कंज्यूम करेंगे, नहीं तो आपको तो नहीं पता चलेगा कि डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन क्या है। और एजेंडा सेटिंग थ्योरी के ऊपर जो बात की गई है कई बार, तो एजेंडा सेटिंग ही है जो चल रहा है, जिसके बारे में लोग बात करते हैं कि वो नरेशन बन गया है कि अगर G20 आ गया है तो लोगों को ही उनके घर में क्यों बंद कर रहे हो, G20 तो मेरी टैक्स से चल रहा है। ये अब आप इसको मुक रैकिंग में भी कह सकते हैं, तो किसी को बुरा भी नहीं लगा, लेकिन आपने समीक्षा भी कर दी और लोगों को भी पता चला हाँ यार ये तो मेरे ही टैक्स से हुआ था, ऐसा तो नहीं। देखिए आपको समझना होगा कि जर्नलिज्म डेंजरस जॉब भी है। जर्नलिज्म इज नॉट ए इजी जॉब। वो ऐसा जॉब नहीं कि आप सुबह उठेंगे और टाई पहन के चले जाएंगे।
प्रधानमंत्री ने गांव गोद लिए हैं, उन्होंने ऐसा कोई प्रधानमंत्री अपनी योजना के अकॉर्डिंग, आपको उस गांव में जाके पता करना पड़ेगा। अगर उन्होंने अच्छा काम किया तो आप बोल दीजिए अच्छा काम किया, नहीं किया तो बताइए भाई कुआं अभी भी खराब है। तो दैट इज द वे यू हैव टू वर्क, यू हैव टू गो ऑन अ फील्ड, दैट्स द होल पॉइंट। लाइब्रेरी में ज्यादा रहने से कुछ नहीं होगा। राइट। तो इसको आप अगर बेसिक एट्रीब्यूशन हम निकालें इसकी, हमें ये बताना है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो बिहेवियर क्या है या उसका एट्रीब्यूशन क्या है, किस तरह ऑन्टोलॉजी से, क्या है उस हाँ, इंफॉर्मेशन तो जरा थोड़ा उस पर प्रकाश डालो। मेरा पॉइंट ये है कि एक किसी भी, जैसे हम लोग बात करते हैं फोटोग्राफी के अपने कोर्स की बात करें तो हमने बताया है कि भाई ये एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, ये मेंटर मेंटी बेस है। मेंटर मेंटी बोलने से ये नहीं है कि दूसरी जगह मेंटर्स नहीं होते हैं, इट इज़ वन ऑन वन। तभी हमारे स्टूडेंट्स, कोई तो फैशन जाता है, कोई पॉलिटिकल जर्नलिज्म में जाता है, कोई फूड फोटोग्राफी कर रहा है, कोई डॉक्यूमेंट्री में कितने स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, तो सबके अपने 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 जॉनर्स हैं और उनमें सब में वो एक्सपर्ट हो जाते हैं। देखिए बेसिक, क्योंकि आपके साथ में सभी लोग एक ही सब्जेक्ट को एक ही कॉन्टेक्स्ट में नहीं पढ़ रहे हैं। बेसिक लर्निंग आपकी जो है ये तो अभी रिकॉर्डिंग चल रही है। हाँ, तो ये घूम क्यों रही है? ये घूमते हैं। अच्छा, ओके। तो देखिए जी, आज़ादी, हाँ बिल्कुल, हाँ दैट्स फ्रीडम, यस टोटली। तो होता क्या है कि जब हम इस तरह की लर्निंग की बात करते हैं तो वहाँ पर एक इंडिपेंडेंट स्टूडेंट के साथ में वन ऑन वन रिलेशन डेवलप होता है। आप पहले, अगर हम पिछले दौर में जाएं तो आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है उस बेसिस पे तय होता था आपको किस तरह की जॉनर में जाना चाहिए। हाँ। अब आप फिजिकली बहुत फिट हैं तो आपके हाथ में भाला दिया जाएगा ना। हाँ, आप बिल्कुल। और अगर आप शार्प हैं तो धनुष उठाया जाएगा। तो ऐसे ही अगर कोई स्टूडेंट वाइल्ड लाइफ ही करना चाह रहा है, उसी में ही जाना है, वो उसकी जिद है, तो जब वो यहाँ आता है तो उसको वैसे ही तैयार किया जाता है। हाँ देखिए, पढ़ाते वक्त फोटोग्राफी वाले सब्जेक्ट में भी, सॉरी आपका सवाल कंप्लीट मेरा जवाब, मेरा क्वेश्चन जो था वो आपसे ये था कि एक बेसिक पर्सनैलिटी होती है किसी खास स्टूडेंट को। अगर हमें ये बताना है कि हमारे कोर्स की ये 3 खासियतें हैं, इस वजह से करो, ये मेरा क्वेश्चन था आपसे। देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि ये जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग कह रहे थे या 1-to-1 जो हम पहले भी बात कर चुके हैं इस पे, सबसे बड़ा पॉइंट जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन का आईआईपी में चलाने का ये है कि वो स्टूडेंट सेलेक्ट करेगा कि उसको क्या सब्जेक्ट पढ़ना है। बहुत बढ़िया। सबसे बेटर बात है कि वो सेलेक्ट करे कि अगर ये आपके सामने 10 सब्जेक्ट रख दिए गए हैं या डिफरेंट फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन रख दी गई है और आप ये कोर्स करने के बाद बाहर जाकर कैसे पैसा कमाएंगे अपने ही मर्जी के कलात्मक काम को करते वक्त, तो वो स्टूडेंट की चॉइस है। सेकंड सबसे बड़ी चीज़ है वही, ये प्रोजेक्ट बेस्ड एक्टिविटी है। प्रोजेक्ट एंड प्रैक्टिकल। हाँ, प्रोजेक्ट, आप प्रोजेक्ट तो प्रैक्टिकल ही करेंगे, वो प्रैक्टिकल बेस्ड होता है, लेकिन आप इसको एक जो मेजर थिंग है दैट इज वो आर्ट बेस्ड रिसर्च और लेंस बेस्ड रिसर्च होगी जब वो करेंगे। अब वो आर्ट बेस्ड रिसर्च कैसे भी कर सकते हैं, रीडिंग के थ्रू, ड्राइंग बनाकर, एग्जीबिशन करके, वो डायरी क्रिएट करके। तो सबसे पहला पॉइंट है कि स्टूडेंट इज गोइंग टू सेलेक्ट बाय देमसेल्फ व्हाट इज बेनिफिशियल फॉर देम। इफ दे थिंक कि this genre of activity is going to give me more comfort zone, I can speak more about, or I'm holding a that much comfort zone, like I can explore more about myself also as a photographer. Such as an example, if lots of students come and said, sir, we want to do wildlife photography, but when we ask them कि do you have any information related to environment studies, तो वो एक स्टेप बैक ले लेते हैं। तो अगर आपको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करनी है तो फोटोग्राफी पढ़ने से ज़्यादा तो आपको इन्वायरमेंट की इकोलॉजी पढ़नी होगी। अगर आपको ये नहीं पता है कि हिमालय कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ ख़त्म हो रहा है, किस स्टेट में उसका भौगोलिक रिश्ता है, तो ये भी बात का जवाब कुछ इसी प्रकार से है कि जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन में फर्स्ट स्टूडेंट आर गोइंग टू सेलेक्ट बाय देमसेल्फ कि उनको क्या पढ़ना है। सेकंड, ये प्रैक्टिस बेस्ड एक्टिविटी है। तीसरा, आप इसको आर्ट बेस्ड रिसर्च भी मान सकते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं। और चौथा मेरे को लगता है कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये, क्योंकि वो आईआईपी की लेगेसी है। हमें स्टूडेंट के प्रति जो हमारे सीरियस अप्रोच रहती है वो ये रहती है कि हम थोड़ा अबिट काइंड ऑफ इसको बोलते हैं कि हम चाहे तो वो बिजनेस जैसा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं या
सक्सेस इज द की। मतलब हम लोग वहाँ पर बात करते हैं कि हमें हमारे स्टूडेंट के साथ में वो उस लेवल तक काम करना है कि वो फाइनल जो उनका एक वो पैशन रहा है उसको वो अचीव कर लें, एंड दैट टू कमर्शियली ऑल्सो। मतलब मैं तो बहुत खुला बोलता हूँ कि भाई हमारे पास जॉब ज़्यादा है, स्टूडेंट्स कम है। देखिए स्टूडेंट सक्सेसफुल है और स्टूडेंट सक्सेसफुल नहीं है, उसके साथ फिर और भी कई सारे कारण हैं कि ऐसा तो नहीं कि आप अपने फर्स्ट ईयर में कुछ और सोच रहे थे करने के लिए, आपने पूरा फर्स्ट और सेकंड ईयर जो है वो डेडिकेट किया प्रोडक्ट फोटोग्राफी और फूड फोटोग्राफी को लेके, और जैसे आप थर्ड ईयर में आए तो आपको लगने लगा कि नाउ आई वांट टू डू समथिंग एल्स। तो आप चाहे कोई भी एक्टिविटी किसी भी दौरान करें, ये सेमेस्टर बेस्ड कोर्स है जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन का 3 साल का कोर्स, फर्स्ट सेमेस्टर से 6 सेमेस्टर तक चलेगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर में तो बेसिक इन्फॉर्मेशन सबको दी जाएगी, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स एंड सोशियोलॉजी, एंड उसके बाद इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड हिस्ट्री ऑफ जर्नलिज्म, फिर उसके अलावा क्रिएटिव राइटिंग एंड न्यूज़ रिपोर्टिंग, फिर उसके अलावा उनको कैसे आप आर्ट का प्रयोग करते हुए भी संप्रेषण कर सकते हैं, ये कुछ बेसिक सब्जेक्ट हैं। उसके बाद सेकंड सेमेस्टर में जाके वो सब्जेक्ट थोड़े बदल जाते हैं, थर्ड सेमेस्टर से वो सेकंड ईयर में आके वो सेलेक्ट कर लेंगे कि उनको किस फील्ड में जाना है, ना कि वो थर्ड ईयर में सिलेक्ट करें, वो सेकंड ईयर में ही सिलेक्ट कर लेंगे। ये है फिर उसकी प्रैक्टिस और उसके प्रोजेक्ट्स और वो बाकी की। देखिए जैसे कई बार जैसे एग्जीबिशन अगर आप थर्ड ईयर में पढ़ा रहे हैं तो जब हमारा आपस में डिस्कशन होता है तो हमेशा ही कहने की कोशिश करता हूँ कि अगर आप एग्जीबिशन थर्ड ईयर में उसको पढ़ाएंगे तो फिर वो थर्ड ईयर में एग्जीबिशन तो पढ़ा है उसने, वो उसको करेगा कैसे। बीजेएमसी के इस खास सब्जेक्ट को लेकर के हमारा एक ये डिस्कशन, आपका जो इस तरह की विधा को पढ़ना चाहते हैं, इस तरह के प्रोग्राम कोर्स को पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये फ्रूटफुल होगा। आपको ये नॉलेज आएगी कि कोर्स है क्या, इनसाइट्स क्या हैं, कैसे हम इस कोर्स को डिज़ाइन या डिफाइन कर सकते हैं, और बहुत सारी वो इन्फॉर्मेशन जो अब तक नहीं थी वो इस काउंसलिंग के या इस डिस्कशन के माध्यम से पहुंचा होगा। एक नया कोर्स, इस कोर्स को जो पढ़ाने वाले हैं वो मैं ज़रूर बताना चाहता हूं उसको, वो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं, वो लोग हैं जिन्होंने एक एक्सपीरियंस किया है लाइफ को और जिया है जर्नलिज्म को। किसी के पास 40 साल का एक्सपीरियंस है और किसी के पास 20 साल का एक्सपीरियंस है। कोई न्यू एज थॉट प्रोसेस से आते हैं ये लोग, आपके इस कोर्स को आपको पढ़ाने वाले हैं। आईआईपी प्रेजेंट्स लेट्स टॉक फोटोग्राफी, और उसमें अब हम जोड़ रहे हैं मास कम्युनिकेशन। तो हम इस विधा को, इस प्रोग्राम को आपके सामने बहुत जल्दी ओपन करने वाले हैं। आप हमारी वेबसाइट पे जाकर इसको देख सकते हैं, सारी डिटेल आपको पैनल के अंदर दिख जाएगी। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू मनीष, आज आपने बड़ी अच्छी जानकारी जो है वो शेयर की है, और ऐसी डिस्कशंस हमें भी करते रहना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, और डॉक्यूमेंट भी कर देनी चाहिए। जी जी बिल्कुल सही बात है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।